तो ये चैप्टर थर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज, इसमें मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखा है कि स्पेशली जो 3 सोशल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कास्ट, फैमिली, किनशिप एंड लास्ट ट्राइब्स। इन 3 सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। किनशिप क्या होता है? किनशिप का मतलब नातेदारी, रिश्तेदारी, नाते रिश्ते। फ्रेंड्स, नाते रिश्ते मतलब जो रिलेशन। आफ्टर मैरिज या अभी बिफोर मैरिज जो रिलेशन या तो बनाए जाते हैं या बाई बर्थ बने होते हैं। जैसे आप लोग जब या हम लोगों का जब बर्थ होता है तो बर्थ के साथ साथ ही कुछ रिलेशन ऐड हो जाते हैं, फादर मदर, ठीक है, उसके बाद में सिस्टर ब्रदर, और उसके बाद ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। ये सभी ऐसे होते हैं जो बाई बर्थ ही आपके साथ में अटैच हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मैरिजेस के बाद में न्यूली डेवलप्ड होते हैं। जब आपके रिलेशन में किसी की मैरिज होती है तो उससे भी कुछ नए रिलेशन डेवलप होते हैं, बन जाते हैं, फिर वो वहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले उनका कोई रोल नहीं होता है। ये किनशिप में आएंगे सभी। तो अभी सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो कास्ट है। और कास्ट के बारे में बहुत सारी लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूजन्स हैं, पहला कन्फ्यूजन्स तो ये जनरेट होता है कि आखिर ये कास्ट का जो आज के टाइम पीरियड में एग्जिस्टेंस दिख रहा है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इंडिया में, क्या ये आज ऐसा है या पहले से ऐसा रहा है या इसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है। ये कन्फ्यूजन बहुत से स्टूडेंट और कॉमन सिटीजन्स के माइंड में भी आता है कि जो जाति व्यवस्था है भारत में, जो जातियाँ हैं, ये आज अपने जिस फॉर्म में, जिस स्वरूप में मौजूद हैं, ये पहले से ही ऐसी थी या पहले कुछ और था, बाद में चेंज होकर के ये इस फॉर्म में पहुँचे हैं। इसको लेकर के बहुत से कन्फ्यूजन रहते हैं। आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि पहले से पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। तो इसकी जो ओरिजिन है कास्टिज़म की, जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति है, इसका जो बर्थ है, वो वैदिक एज में, इंडिया के जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है वैदिक एज, वैदिक काल, वहाँ से स्टार्टिंग होती है। वैदिक एज में आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है और आपको पता होगा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आता है चातुष्ट वर्ण का सिद्धांत। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चतुष्ट वर्ण की बात आई है, उसका उल्लेख है, और उससे क्लियर होता है कि उस टाइम के वैदिक एज में, वैदिक पीरियड में, इंडियन सोसाइटी में 4 वर्ण हुआ करते थे। देयर वर 4 वर्णास ड्यूरिंग द Vedic age, and these varnas were called, the first one Brahmin, second Kshatriyas, third Vaisyas, and last one Sudras। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और वैदिक एज में इन चारों वर्णों का, वो चाहे रामायण हो, महाभारत हो, या दूसरे जो भी एविडेंस, जो प्रमाण हो सकते हैं वैदिक काल के, उन सब से जानकारी ये स्पष्ट तौर पर मिलती है कि 4 वर्ण उस समय थे। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसको हिस्टोरियंस ने, फिलोसफर्स ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ ने कहा कि वर्ण का मतलब रंग से होता है, तो रंग के आधार पर ये डिवीज़न था। बॉडी का जो कलर है, स्किन का कलर, उसके अकॉर्डिंग ये डिवीज़न कर दिया गया था, ये इस वर्ण के हैं, उस वर्ण के। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो उस समय वर्णास थे, वर्ण थे, वो वर्ण या रंग के आधार पर नहीं, बल्कि वो वर्क के आधार पर थे, कार्य के आधार पर। जिस तरीके का लोगों का वर्क था, उनके कामकाज थे, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ण का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्णों का जो कार्यक्रम है वो सेट किया गया था। और ऐसा माना जाता है, और मोस्टली जो भी हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, उनका काम यह था कि पठन पाठन करना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को वीर शास्त्रों की शिक्षा देना। वेद अध्ययन उनके सेंटर में था, केंद्र में था।
जो ब्राह्मण जितना ज़्यादा वेदों का ज्ञाता होता था, उसका उतना ही मान सम्मान और समाज में उतनी ख्याति होती थी। और आपने सुना होगा आज के टाइम पीरियड में ब्राह्मण कास्ट में ही सब कास्ट होती हैं। आपने सुना होगा द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो ये उस टाइम का ही डिवीज़न बाद में आगे चल कर के थोड़ा सा ब्रॉडर हो गया। और इसका ये मतलब होता है, द्विवेदी है तो उसको 2 वेदों का ज्ञान होगा, त्रिवेदी है तो उसने 3 वेदों का अध्ययन किया होगा, उसका ज्ञान होगा, चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञाता होगा। उस आधार पर ये डिवीज़न किए गए हैं। इससे पता चलता है कि बाद में ये डिवीज़न बढ़ गए हैं। और ये इस बात को सिंबलाइज़ करते हैं कि लोग जो थे वो ज्ञान के आधार पर वेदों के नॉलेज के अकॉर्डिंग उनका डिवीज़न हुआ है। बाकी ब्राह्मण कास्ट में और भी बहुत सारी सब कास्ट हैं जिनका भी कोई ना कोई मतलब निकलता है। आप चाहे शुक्ला देखें, त्रिपाठी देखिए, उपाध्याय देखिए, इन सब के नामों में ही वर्ण व्यवस्था की और उनके प्रोफेशन से जुड़ी हुई या उनके उस नॉलेज से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसा उसमें पॉइंट आता है जिससे ये नामकरण हुए हैं, रखे गए हैं। इसके बाद में जो क्षत्रिय वर्ण थे, उनका काम था राजकाज, मतलब पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंटरफेयर, राजकाज चलाना और न्याय प्रदान करना। इसके बाद एक बहुत बड़ा काम समाज को और सभी वर्गों के लोगों को, अन्य जो बचे हुए तीनों वर्ग हैं, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, उन सभी वर्णों को सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन करना उनका। तो चाहे वो सेना में रह कर के सैनिक के माध्यम से करें या फिर राजगद्दी पर बैठ कर के राज परिवार में सम्मिलित होकर के राज परिवार के माध्यम से करें, वो पॉलिटिक्स में और जो डिफेंस सेक्टर है इसमें ज़्यादा वो एक्टिवेट थे। ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। रामायण में भी आपने देखा, महाभारत में भी देखा। रामायण में जो राज परिवारों का चलन है, चाहे वो राजा दशरथ का परिवार रहा हो या दूसरे उसमें जो भी उल्लेख नाम आते हैं, आपको साफ साफ दिखता है वो क्षत्रिय वर्ण के थे और उनका काम था कि पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन और प्रजा की रक्षा करना। राजा रामचंद्र को लेकर के भी कई जगह पर प्रजा के हितकारी, प्रजा के रक्षक होने और जो पापी अत्याचारी हैं उनके विनाशक होने का बहुत सारा प्रमाण उनके नाम के साथ में जुड़ता है। और ऐसे ही महाभारत में भी, महाभारत में बहुत सारे जनपदों का और उनके राजाओं का उल्लेख हुआ है। जब ये महाभारत का युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र में, तो उसमें देश भर के जितने भी महाजनपद थे और छोटे बड़े और रजवाड़े थे, जहाँ तक कि कुछ जनजाति नेता और सरदार भी हुआ करते थे उस समय, कबीलाई समाज के, उन सभी ने कहा उस युद्ध में भाग लिया था। और महाभारत में इन सब का उल्लेख मिलता है। कुरु, पांचाल, वत्स, इसके बाद में राजगृह, मगध, इन सभी राजाओं ने, इन सभी राजवंशों के राजाओं ने युद्ध में भाग लिया था। तो इससे पता चलता है कि, और ये सभी माना जाता है क्षत्रिय राजकुमार ही थे। द्रौपदी के स्वयंवर में भी ये देखा गया था, ज़्यादातर उसमें क्षत्रिय राजकुमार ही आए थे और उन्हीं में से द्रौपदी को किसी न किसी के साथ विवाह करना था। लेकिन उस स्वयंवर को लेकर के कई सारे प्रश्न भी उठे थे कि कुछ उसमें जनजाति कबीलाई सरदार लोग भी आना चाहते थे, जिनको नहीं आने दिया गया, किसी वजह से रोक दिया गया। इसके बाद में पांडवों को आपने सुना होगा कि वो ब्राह्मण के वेश में आए थे। तो द्रौपदी के स्वयंवर में ये भी प्रश्न उठा था कि द्रौपदी का विवाह भाई ब्राह्मणों के साथ कैसे हो सकता है? ब्राह्मणों को तो इस सभा में और इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार ही नहीं है। हालांकि वो बहस का मुद्दा था उस समय, लेकिन ये स्पष्ट वहाँ पे क्लियर मिलता है एविडेंस कि जो क्षत्रिय थे वो राजकाज में और युद्धों में, डिफेंस में सक्रिय थे पूरी तरीके से। और इसके बाद में वैश्यों का आता है। वैश्य समाज जो है वो वाणिक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, नाम से ही पता चलता है। तो वैश्य समाज में वाणिज्य, व्यापार, दुकानदारी, खरीद फरोख्त, ये सभी काम काज आते थे। वो वाणिज्य का काम करते थे। आखिरी जो बचता है वर्ण, शूद्र वर्ण बचता है। इसमें
कुछ जगह पर ये भी उल्लेख मिलता है कि भाई कृषकों को, किसानों को, मज़दूरों को भी इसी वर्ग का हिस्सा माना जाता था। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसमें केवल राज परिवारों के और उपर्युक्त जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा, इनकी सेवा करना, उनकी चाकरी करना, आप डायरेक्ट ये कह सकते हो उनकी चाकरी करना, नौकरी करना, ये काम शूद्र वर्ण का था उस समय। और एक जो बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है कास्टिज़म की ओरिजिन से लेकर रिलेटेड, वो ये है कि वैदिक एज का, ऋग्वैदिक एज का जो स्टार्टिंग है, जहाँ से शुरुआत होती है, आपने पढ़ा भी होगा, ये 1500 BC से वैदिक पीरियड माना जाता है, वैदिक एज। तो शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था, ये जो वर्ण सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स, लॉज और स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, ये सिंपल था। आज आप देख रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का जो ट्रांसफॉर्म्ड और आगे मॉडिफाइड फॉर्म है इस टाइम का, वही जाति व्यवस्था है। वैदिक एज के जो वर्ण थे वो धीरे धीरे आगे चल करके जब बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गए, उनके डिविजन्स होते चले गए, डिवीजन के भी सब डिवीज़न हो गए, तो फिर वो जातीज़ में आ गए, वर्ण वर्ण होकर के जातीज़ में कन्वर्ट हो गए। अब ये जाति व्यवस्था बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर आप ढूंढने बैठेंगे तो पूरे देश में अगर रिसर्च करेंगे तो जातियों को ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। आप जिस स्टेट में, जिस क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं, आपको आए दिन एक ना एक नई जाति का पता चलेगा। अपनी इस उम्र की इस एज में भी जब भी मैं कहीं अदर स्टेट में जाता हूँ और या कोई प्लेस चेंज होता है, तो मुझे तमाम नई नई जातियों के बारे में जानकारी सुनने को मिलती है। और कभी कभी ये लगता है कि मैं उस जाति विशेष शब्द का या टाइटल का नाम पहली बार सुन रहा होता हूँ। तो आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। अगर जाति के नाम पर लोगों को बातचीत के लिए या किसी भी तरीके से डिबेट के लिए शामिल किया जाए तो उनका दिमाग जो होता है वो उलझ जाता है कि आखिर ये व्यवस्था इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई। लेकिन ऋग्वैदिक एज की शुरुआत में ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, उसमें वर्ण के नाम से जाना जाता था और वर्ण बहुत सिंपली, जो मैंने अभी बताया, उस तरीके से क्लियर थे, क्लासिफाइड थे, वर्क के अकॉर्डिंग, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया था। और एक चीज़ का एविडेंस कई जगह पर और मिलता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो, अभी आप ये चार्ट देखिए ज़रा जो मैंने दिया है, उसमें चेक करिए, ये लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड वर्ना, डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड वर्ना। इसमें से देखिए पहला पॉइंट है जो डिफरेंस है, कास्ट इज़ ए क्लोज्ड सिस्टम। ये एक बंद सिस्टम है, मतलब एक जाति के लोग उसी जाति में, एक जाति के लोग उसी जाति में रहेंगे। कास्टिज़म या जाति सिस्टम जो है ये ऐसा है कि ये उतने दायरे में, अपने लिमिटेशन में रहता है। एक जाति के सारे लोग उसी में सीमित रहेंगे, उससे बाहर आउट नहीं जा सकते। आपने मैरिजेस वगैरह में इस बात सुनी होगी, देखी भी होगी, जाति विशेष के लोगों का विवाह उसी जाति में होता है। जबकि वर्णा देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इट वाज ए ओपन सिस्टम। वर्ण जो था ओपन सिस्टम था, ये क्लेरिफाई नहीं था कि जिनको बता दिया गया है या कुछ लोग हैं वही वर्ण उसी वर्ण में रहेंगे। उस समय ये सुनने में आता है स्टार्टिंग में ऋग्वैदिक एज में कि कोई भी ऐसा पर्सन सोसाइटी में, कम्युनिटी में, जो वेदों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, पठन पाठन काम करता है, वो किसी परिवार से क्यों ना हो, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। जो डिफेंस में जाता है, राज परिवारों में या सैनिक के रूप में कार्य कर रहा है, वो क्षत्रिय होगा। जो व्यापार वाणिज्य कर रहा है वो वैश्य होगा। और जो बाकी तीनों वर्णों में से किसी की सेवा कर रहा, चाकरी कर रहा, तो वो शूद्र में होगा। कुछ इतिहासकारों ने ये साबित करने की भी कोशिश की है कि एक ही परिवार में अगर 4 बेटे हैं तो उस टाइम पीरियड में, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में, 4 बेटों में से अगर एक पठन पाठन का काम करता है तो वो ब्राह्मण है, दूसरा अगर वो सेना में है तो वो क्षत्रिय होता था, तीसरा अगर व्यापार में वाणिज्य कर रहा है तो वो वैश्य था, चौथा मान लीजिए वो किसी राज परिवार के यहाँ पर सेवा चाकरी करता है तो वो शूद्र था। ये सिस्टम था, ओपन सिस्टम था। आप जैसा काम करेंगे आपको उसी वर्ण में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये इनिशियल स्टेज की बात है।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ होगा आप इमेजिन कर सकते हो। आप आज ही देख लीजिए कम्युनिटीज़ में अब क्या हो रहा है कि एक ट्रांजिशन जोन आ रहा है। मान लीजिए आप राजपूत हैं, आप गुप्ता हैं, और आप दोनों में से किसी ने, आप राजपूत हैं, किसी गुप्ता फैमिली की लड़की से मैरिज कर लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में चलो गवर्नमेंट तो या रूल्स लॉज के अकॉर्डिंग आप ये मान लेते हैं कि आपके जो आगे सक्सेसर होंगे, जो बच्चे होंगे, वो राजपूत लिखेंगे, ये गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप सही से सोच समझ के देखें, विचार करें, तो आप राजपूत थे, आपकी वाइफ गुप्ता है, तो जो बच्चा है वो तो एक तरीके से ट्रांजिशन हुआ ना, उसमें क्लियर आइडेंटिटी तो नहीं है ना राजपूत की। वो तो गवर्नमेंट ने कह दिया है, इसलिए आप उसको राजपूत का टाइटल दे देते हैं। लेकिन अब वो तो एक नई जाति का है, वो एक संकर प्रजाति है। जानबूझ करके ज़बरदस्ती उसको भले ही राजपूत दे दें आप नाम, या गुप्ता दे दें। अभी कंट्री में वैसे बहुत से आपने नाम सुने होंगे कि कुछ लेडीज़ जो हैं मैरिज के बाद भी अपना टाइटल चेंज नहीं करती, कास्ट का जो टाइटल है वो चेंज नहीं करती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो ग्रुप में जाएगा तो नाम अच्छा नहीं है। तो टाइटल चेंज नहीं करते, और वो अपने बच्चे के नेम के बाद में भी उसी टाइटल को, उसी कास्ट को यूज़ करती है। जो लड़की मैरिज करती है किसी अदर कास्ट में, कभी कभी वो मैरिज के बाद भी अपने बच्चे का सरनेम भी अपना ही लगाती है, अपनी फैमिली का। वो अपने हस्बैंड के टाइटल को बच्चे के साथ अटैच नहीं करती। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए कि लड़की शुक्ला है, उसने गुप्ता से शादी कर ली है, तो वो आगे चल कर के अपने बच्चे के नाम के आगे शुक्ला ही लगवाती है, और वो लाइफ टाइम उसका बच्चा भी शुक्ला ही रहता है, वो गुप्ता में कन्वर्ट नहीं होना चाहते हैं। ये एग्रीमेंट हो जाता है, या उसकी अपनी विल है, विल पावर है, इच्छा शक्ति है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम आज के कास्टिज़म में हो गया है, इतना कॉम्प्लेक्स। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, और धीरे धीरे मैंने जो बताया आपको कि अब एक ही फैमिली में, अब वो ब्राह्मण है, आगे की फैमिलीज़ में उसके और बच्चे हुए, कोई भी कुछ करने लगा तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा बच्चा अब ये शूद्र क्यों कहलाएगा, राजा क्या नौकरी कर रहा है। या दूसरा बच्चा व्यापारी बन गया है तो इसको मैं वैश्य क्यों कहलाऊँ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। या फैमिली के सभी लोगों ने कह दिया कि नहीं, मेरे पिताजी ब्राह्मण थे इसलिए हम भी भाई ब्राह्मण ही हैं, हम काम कोई भी करें, अब हम किसी दूसरे वर्ण में नहीं जाएंगे। तो उन लोगों ने उसी टाइटल को आगे के लिए प्रमोट कर दिया, क्योंकि समाज में पद प्रतिष्ठा और सम्मान की बात आती है तो लोग कोशिश करते हैं उसी टाइटल को अपने साथ लगाने की, जिससे कि उनका मान सम्मान सोसाइटी में थोड़ा सा ऊपर रहे। आज भी आप देखे होंगे कि ऐसी बहुत सारी कास्ट हैं जिनको इंडियन सोसाइटी में निचले दर्जे का माना जाता रहा है, लेकिन उन लोगों ने अपने मान सम्मान को ऊंचा उठाने के लिए अपने टाइटल्स में चेंजमेंट कर दिया है। एक कॉमन सा एग्जांपल है, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बहुत सारी जातियां अपने नाम के बाद में सिंह लगाती हैं, जबकि सिंह लगाने की परंपरा और शुरुआत एक तरीके से क्षत्रिय परिवारों में पहले से रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी जातियां जो वो होती ना खटी कुमार, आगे चल कर के जो वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्क बेस्ड, प्रोफेशन बेस्ड थी, वो धीरे धीरे फिर बाई बर्थ हो गई। आज जाति व्यवस्था है जो वो जन्म के आधार पर। पहले के टाइम में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर नहीं थी, वो प्रोफेशन कार्य के आधार पर थी। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया, लोगों ने अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, या ये क्लियर कैसे हो, पता लगा कि कोई पर्सन है, कुछ दिन पहले वो पठन पाठन कर रहा था, बाद में वो सेना में चला गया, फिर उसके बाद उसने दुकान खोल ली, तो क्या वो रोज जाति बदलता रहेगा, अपने वर्ण बदलता रहेगा। पहले ब्राह्मण था, फिर क्षत्रिय हो गया, वैसे हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने क्या किया, अपने जो वर्ण व्यवस्था के सिस्टम थे, लॉज थे, उनको फिक्स्ड कर लिया। और फिर ये हो गया कि भाई जो जिस वर्ण में जन्म लेता है अब वो उसी का माना जाएगा। और कुछ और डिफरेंसेस हैं, इनको भी आप देख लीजिए।